सपोर्ट और बच्चे की सहायता की जा सके मैम। तो ये बेसिकली जो पेडागोजी एज एन आर्ट की बात है। जी मैम। उसको बहुत अच्छे से आपने व्यूअर्स को समझाया। सर, एनसीएफ 2005 में पेडागोजिकल शिफ्ट की बात की गई है। पेडागोजिकल शिफ्ट क्या है, और साइंस के रेफरेंस में भी इसके बारे में थोड़ा बताइए कि साइंस के रेफरेंस में पेडागोजिकल शिफ्ट क्या, मतलब क्या कहते हैं, उसका क्या संबंध है। शुक्रिया मैम। इससे पहले माफ करना, मैं एक दो पॉइंट और पहले पॉइंट पे ही बताना चाहूंगा। फिर मैं पेडागोजिकल शिफ्ट की बात करूंगा। सॉरी मैम, एक दो पॉइंट मेरे जहन से निकल गए, मैं बताना चाहूंगा अब आगे कि ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर आवर पेडागोजिकल एक्शन। टीचर की ऑनेस्टी भी होनी चाहिए और टीचर जिम्मेदार हो वो हर एक्शन जो वो पेडागोजी में कर रहे हैं। और एपिस्टेमोलॉजिकल प्लूरलिज्म की जरूरत है, और पेडागोजी जो है एक जॉय होना चाहिए फॉर एवरीवन। पेडागोजी एज ए जॉय फॉर एवरीवन। तो ये आर्ट का ही कंपोनेंट है। नाउ आई कम टू द पेडागोजिकल शिफ्ट मैम। देखिए, एनसीएफ 2000 में पेडागोजिकल शिफ्ट का चर्चा हुआ है। यू आर वेरी राइट। पेडागोजिकल शिफ्ट का एक रैशनल है कि क्यों पेडागोजिकल शिफ्ट की जरूरत है। अगर हम मैडम, अगर आप 2000 के आसपास आप जाएं तो दुनिया में बड़े मेजर चेंज आए। पूरे वर्ल्ड में एक बड़े इरिवर्सिबल और मेजर और बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आए। उनमें से एक मेजर चेंज है कि वो चेंज इन वर्क एंड वर्क कल्चर। वर्क एंड वर्क कल्चर में बहुत मेजर और इरिवर्सिबल चेंज हुआ है पूरे वर्ल्ड में। तो इस चेंज के हिसाब से अब यह है कि हमें किस तरीके के सिटीजन्स तैयार करने हैं अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। तो ये जो चेंज आया है नॉलेज की नेचर में और सोसाइटी के दूसरे एस्पेक्ट्स में चेंजेज आया है। जैसे प्रेजेंट सोसाइटी को हम नॉलेज सोसाइटी के नाम से जानते हैं, नॉलेज इकोनॉमी के नाम से महसूस किया है। और हमारे यहाँ भी एनसीएफ 2005 में ये साफ साफ बताया गया पूरे देश को और हम जैसे टीचर्स और टीचर एजुकेटर्स को कि पेडागोजिकल शिफ्ट की जरूरत है, चेंज की जरूरत है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पेडागोजी शुड बी रेस्पॉन्सिव टू द चेंज इन वर्क एंड वर्क कल्चर। पेडागोजी शुड बी रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी, सो कॉल्ड नॉलेज सोसाइटी। प्रेजेंट सोसाइटी को पूरा जमाना, पूरा विश्व नॉलेज सोसाइटी कह रहा है। तो जो नॉलेज सोसाइटी की मैम डिमांड्स हैं, जो नॉलेज सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, नॉलेज सोसाइटी का जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग हमें पेडागोजी को अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है। इसमें चेंज और शिफ्ट की जरूरत है ताकि हम ऐसा सिटीजन, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स, ऐसा लर्नर्स तैयार कर सकें अपने कॉलेज में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, जो नॉलेज सोसाइटी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके और इसमें सर्वाइव कर सके। एक सबसे बड़ी बात यह है कि नॉलेज हैव बिकम द प्राइम ड्राइवर ऑफ economy, so called knowledge economy. It means knowledge is the prime driver of knowledge economy. Therefore, pedagogy should produce learners as knowledge seekers and knowledge producer. नॉलेज इकोनॉमी में पेडागोजी का ये जिम्मेदारी बन जाती है, पेडागोजी की ये तकाजा बन जाता है पेडागोजी पे कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं स्कूल में लर्नर्स, वो नॉलेज सीकर्स हो, उनकी क्यूरियोसिटी हो फॉर फर्दर नॉलेज, फॉर फर्दर अपग्रेडिंग, फॉर फर्दर फर्दर एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज। यानी वो नॉलेज सीकर्स बने, साथ साथ वो नॉलेज प्रोड्यूसर बने और नॉलेज को फिर वो डिसेमिनेट करें, शेयर करें अपने साथियों में और बच्चों में। अगली शिफ्ट की ये है कि पेडागोजी शुड ट्रांसफॉर्म स्कूल्स इनटू लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास नॉलेज लर्नर्स। उसी तरीके की बात यहाँ भी कही गई है कि पेडागोजी को स्कूलों में चेंज लाना चाहिए। यानी पेडागोजी शुड ट्रांसफॉर्म स्कूल्स इनटू लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास नॉलेज लर्नर्स। यानी वर्ल्ड क्लास नॉलेज लर्नर्स हमें पैदा करने हैं। तो मैम ये बिल्कुल साफ साफ बात है। 2005 से हमारे यहाँ चेंज भी हुआ है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात हो रही है। पेडागोजी में भी बहुत सारी चेंज आई हैं। बच्चों को ऑटोनॉमी और फ्रीडम देने की बात हो रही है। बच्चे की इंडिविजुअलिटी की रेस्पेक्ट हो रही है। बच्चे के जो क्वेश्चंस हैं उनका आदर
करके क्वेश्चंस के आधार पर पेडागोजी की शिफ्ट करने की हम बात कर रहे हैं, और काफी काम हम कर भी चुके हैं। इसके कुछ रिजल्ट्स भी साथ आ रहे हैं। हमारी एससीईआरटी ने, हमारी डायट्स ने ये कामें की हैं। हम इन सर्विस प्रोग्रामों में भी इस तरीके का पेडागोजिकल शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और स्कूल्स में भी हमारी पेडागोजिकल शिफ्ट चल रही है थ्रू मेंटर्स, और दूसरे प्रोग्राम्स हैं जैसे हैप्पीनेस करिकुलम है। तो ये हर जगह पेडागोजिकल शिफ्ट की बात देखने में नजर आ रही है। जी मैम। इसके रेफरेंस में बताया जो एनसीएफ 2005 में कहा गया। अब मैं आपसे जो पेडागोजी के विभिन्न आयाम और अवयव होते हैं उनके बारे में पूछना चाहूंगी कि मेरे यूट्यूब व्यूअर्स और फेसबुक व्यूअर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन आ रहा है इससे रिलेटेड। सर इसके बारे में भी कुछ चर्चा कीजिए प्लीज। जी शुक्रिया मैम, थैंक यू। देखिए पेडागोजी अपने आप में भाई, आई थिंक मुझे तो मैम डिसिप्लिन सा नजर आता है। पेडागोजी काफी बड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट है ये टीचर्स का। तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पेडागोजी किससे डील करती है। तो पेडागोजी डील्स विद जो स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जितनी भी हमारी स्ट्रेटजीज हैं टीचिंग लर्निंग की, पेडागोजी उससे डील करती है। ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग क्लासरूम लाइव एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर पेडागोजी इस बात को इम्फेसाइज करती है कि जो हम बच्चों के एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी लर्निंग कंडीशंस जनरेट करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं क्लास में, और फिर उनको मैनेज भी करते हैं। और ये ऐसे होने चाहिए कि जो लाइव एक्सपीरियंसेस हो। लाइव का मतलब है बच्चा सेंसरी यूज कर सके। द चाइल्ड शुड गो थ्रू द सेंसरी एक्सपीरियंसेस। तो पेडागोजी ये कहती है कि जो भी आप ऑर्गेनाइज और मैनेज कर रहे हैं क्लासरूम एक्सपीरियंस को, वो लाइव हो। लाइव मतलब बच्चे के सेंसरी बेस्ड हो, बच्चा सेंसेस का यूज करे। और ये टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हर मोड पर, हर कदम पर वो इंश्योर करे कि बच्चा सेंस को यूज कर रहा है और वो उसे जो समझ बनानी चाहिए वो बना रहा है। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट प्री कंसेप्शंस ऑफ लर्नर्स एंड ट्रांजैक्टिंग टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स। जो बच्चों के प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं, प्री कंसेप्शंस हैं, या जो बच्चों के पुराने तजुर्बात हैं, और उनका हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता होगा तो मेरे ख्याल से हम इफेक्टिव पेडागोजी बना सकते हैं। और अकॉर्डिंग जो मोड ऑफ ट्रांजैक्टिंग है, और जो हमारे जो डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, जो डाइवर्स ग्रुप है हमारे लर्नर का, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जा सकता है। इसीलिए ये कहते हैं कि बच्चे की वॉइस का रेस्पेक्ट होना चाहिए। मीन्स रेस्पेक्टिंग वॉइस ऑफ लर्नर्स एंड देयर क्वेश्चंस। बच्चे अगर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आई थिंक, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कन्फर्मेटिव और रेडिकल टेस्ट है आपकी पेडागोजिकल प्रैक्टिस का, कि बच्चे आपसे सवाल कर रहे हैं तो टू माय माइंड यू आर ए वेरी गुड टीचर। अगर बच्चे सवाल नहीं कर रहे हैं, आप कितने अच्छे भी टीचर हो, तो डाउट हो जाता है कि भाई पता नहीं बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। तो बच्चों की जो वॉइस है अगर वो आ रही है, वो अपने सवाल रख रहे हैं, तो इस बात का सबूत है कि आपकी पेडागोजी अच्छी है। इसी तरह से अगला जो पार्ट है इसका, वो डेवलपिंग एबिलिटीज ऑफ मेकिंग आर्गुमेंटेशन एंड जस्टिफिकेशन अमंग लर्नर्स। यानी बच्चे के अंदर ये एबिलिटीज डेवलप कराए हमारी पेडागोजी कि वो आर्गू कर सके, अपना रुख, अपना प्रस्ताव या जो सोच है उसे रख सके, जैसी भी उसका जिसके उसके माइंड में आ रहा है उसको आर्गू कर सके, उसे कह सके, और अपनी बात को जस्टिफाई करने का प्रयास करे। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, और आई थिंक हर टीचर के लिए मार्क ऑफ ऑनर है। अगला पॉइंट इसी में आता है सिंथेसाइजिंग एंड एनालाइजिंग नॉलेज। पेडागोजी शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर सिंथेसाइजिंग एंड एनालाइजिंग नॉलेज। तो नॉलेज कोई यही कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं है, कोई डिस्पेंसिंग ऑफ नॉलेज नहीं है, बल्कि यह है कि पेडागोजी इंश्योर करे कि बच्चा नॉलेज लेने के साथ साथ इसको एनालाइज कर सके और इसको सिंथेसाइज कर सके। तो ये भी पेडागोजी का ही पार्ट है। नेक्स्ट, इन्वॉल्विंग लर्नर्स इन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरिंग साइंस इन ए कोलैबोरेटिव सेटअप। देखिए इंक्वायरी मोड जो है वो साइंस पढ़ने पढ़ाने का बड़ा
मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी मेथड साइंस का ऐसा नहीं है जो इंक्वायरी पर आधारित ना हो। तो बच्चे के अंदर एक इंक्वायरिंग एटीट्यूड, इंक्वायरिंग हैबिट डेवलप करे कि बच्चा हर चीज की इंक्वायरिंग करे। और इंक्वायरी ये एक कोलैबोरेटिव सेटअप में होनी चाहिए, जहां हमारे बच्चे हैं, जहां 30 40 या 50 या 40 बच्चे हैं, तो वहां पर एक कोलैबोरेटिव क्लाइमेट, कोलैबोरेटिव और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर कोलैबोरेशन की जरूरत है। अगर क्लास में हम कोलैबोरेशन का मोड तैयार करा देते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें बच्चे अपने लेवल पर ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं, या जो डिस्कशन के माध्यम से कर लेते हैं। इसी तरह से रेस्पेक्टिंग एंड अप्रिशिएटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मेकिंग पेडागोजी रेस्पॉन्सिव टू द सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम की जो डाइवर्सिटी है, पहले भी बात हुई है इस पर भी, उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करें। और हमारी जो पेडागोजी है वो, टू माय माइंड, पेडागोजी शुड बी कल्चरली रेस्पॉन्सिव, यानी कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी इज द नीड ऑफ द क्लास। यानी वो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको इनकॉर्पोरेट करे और बच्चे का हर बच्चे की कल्चरल नीड के मुताबिक या जो डिफरेंसेस हैं उनके मुताबिक हेल्प करे, मदद करे। और बच्चा एसिमुलेट और एकोमोडेट करे, जो न्यू लर्निंग हुई है एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन कर सके अपनी कॉग्निशन में, अपनी डे टू डे की लाइफ में यूज कर सके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट है कि जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। मीन्स डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो भी हमारी लर्निंग प्रोसेस है उसमें सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटिक हो पाएगी। जब तक हर बच्चा अपने विचारों को शेयर नहीं करता है, टू माय माइंड मैम, कि डेमोक्रेटिक माहौल शायद नहीं है। इसलिए डेमोक्रेसी को और अपग्रेड करने की जरूरत है क्लास में। सभी बच्चों के हक में ये बात जाती है। जी। तो इस तरह से ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। और इसमें मैम कोई और सवाल, कोई और हमारे ऑडियंस में कोई कोई और व्यूअर्स जो कोई भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, अगर आप ऐसा है कि उसको हमें बताने की जरूरत है तो वेलकम। कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो तो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसको रिस्पॉन्ड करने की। ये पूछना चाह रहे हैं, कुछ व्यूअर्स का विचार आया है, उनकी तरफ से क्वेश्चन अराइज हुआ है कि एक नॉर्मल पर्सन है जो ये सोचता है साइंस के बारे में कि जो ये यंत्र रखे हुए हैं, कंप्यूटर रखा हुआ है, ये साइंस है, या कुछ मशीन है तो वो साइंस है, या कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है तो वो साइंस है। तो सर प्लीज इसके बारे में बताइए कि एक नॉर्मल पर्सन साइंस के बारे में क्या बात कर रहा है। शुक्रिया मैम फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मुझे बहुत प्यारा लगा सवाल आपका। हाँ भाई देखिए, अब बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल पूछा था कि हमारे देश में अभी भी 60% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। हमारे देश की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन गांव में, इवन शहरी पॉपुलेशन का में भी साइंस के बारे में अलग अलग नजरिया है लोगों का। देखिए साइंस का बेसिकली कॉमन मैन के लिए ये है कि वो जो उसकी डेली की लाइफ है मैम, और जो प्रेजेंट सोसाइटी है इसमें सुबह से शाम तक, जब से कोई भी बच्चा या बड़ा या कोई भी नागरिक सुबह उठता है वो चारपाई से, अपने बेड से, तो साइंस के ऑब्जेक्ट से और साइंस के इशूज से वास्ता पड़ता है। तो यहाँ पर बात यह है कि इतनी जरूर समझ होनी चाहिए, कि इतनी समझ हो कि वो कोई सही फैसला ले सके अपनी जिंदगी में, चीजों को करना एक रीजनेबल, आई थिंक जो कॉमन सेंस का जो रीजनेबल यूज है, मैं उसे साइंस कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। कि जो कॉमन सेंस ईश्वर ने, प्रभु ने हर इंसान को दी है, नेचर ने दी है, उसका रीजनेबल यूज इन सॉल्विंग द डेली लाइफ प्रॉब्लम डील्स विद साइंस। तो साइंस का मतलब आम आदमी को कोई साइंटिस्ट, डॉक्टर या इंजीनियर बनाना नहीं है, बल्कि उसमें इतनी जरूर रीजनेबल कॉमन सेंस इतनी जरूर आ जानी चाहिए कि वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को डील कर सके, और बहुत सारी प्रॉब्लम को, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, या जो छोटी मोटी समस्याएं अपनी डे टू डे लाइफ में उनको सॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल मैम,
देखिए गांव में अनपढ़ किसान खेती करते हैं, उन्हें पता है कि मक्का के दो दानों का बीच का डिफरेंस क्या होगा, कितनी गहराई में हमें जो है मक्का के दाने को शो करना है, उसको बोना है, और फिर उसे कितने दिन बाद हमें पानी देना है, और उसकी हार्वेस्टिंग कब होनी है। तो वो बिल्कुल, उन्होंने साइंस के नाम से कुछ नहीं पढ़ा है, साइंस का हो सकता है मीनिंग भी ना जानते हो, लेकिन एक रीजनेबल सेंस है उन्हें खेती करने की। इसी तरह से हम घर में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे सफाई का क्या रोल है, खाने को कितना टेम्परेचर तक हमें उबालना चाहिए ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म ना हो, या कम पैसे में मैम हम कैसे बैलेंस डाइट बना सकते हैं, ये सारी रीजनेबल कॉमन सेंस है हमारी। इसी तरह से घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे घर में होते हैं। तो साइंस का मैं कॉमन आदमी के लिए ये बता रहा हूँ कि भाई इतनी समझ जरूर होनी चाहिए, ये बड़ा एसेंशियल है हर आदमी के लिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में रीजनेबली वो कॉमन सेंस का यूज कर सके और छोटी मोटी समस्याओं को सॉल्व करके अपने को, अपने सर्वाइवल को बेटर बनाए और बेटर बनाए। तो मेरी ये सोच है कि आई थिंक साइंस जो है वो साइंस फॉर लाइफ है, फॉर ह्यूमन। तो साइंस इज फॉर ऑल, हर इंसान की जरूरत है जिंदगी। जी मैम। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक नॉर्मल पर्सन जिसने साइंस के बारे में नहीं पढ़ा है, साइंस के बारे में नहीं जानता है, लेकिन उसका काम इस तरीके का दिखाई देता है, इस तरीके का होता है कि वो साइंस से रिलेटेड होता है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी कार्यशैली साइंस से रिलेटेड होती है, एक आम आदमी के लिए भी। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सुंदर भाषा में साइंस के बारे में समझाया सर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मैम, थैंक यू। और अब मैं, आई थिंक लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब मैं सभी का दिल से